क्या बीजेपी में कूद के फंस गए राघव चड्ढा? खुद तो गए ही थे, साथ में और 6 लोगों को ले जाके फंसा दिया। जी हां, कल ही भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक खबर आई कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर खुद को बीजेपी में मर्ज कर लिया है। मगर सवाल यह है कि क्या यह संवैधानिक रूप से सही है? क्या ऐसा करने की परमिशन भारत का संविधान देता है? क्योंकि अमृतकाल में नैतिकता की बात तो आप कर नहीं सकते, मगर संवैधानिक सवाल तो है। तो इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, उनका साफ साफ कहना है कि मुझे लगता है न तो इन 7 सांसदों को संविधान की जानकारी है और न ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और उन लोगों को भी जानकारी नहीं है जिन्होंने इन सांसदों से ये करवाया है या फिर करने में सहमति दी है, क्योंकि संविधान तो इस तरह की अनुमति बिल्कुल देता ही नहीं है। तो इस मामले में संविधान क्या कहता है, वरिष्ठ अधिवक्ता ने क्या क्या बताया है, वो सब कुछ एकदम आसान भाषा में समझेंगे। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत की राजनीति में अब इतनी गिरावट आ चुकी है कि सुधार संभव नहीं है। मीडिया के लिए जो कहा है वो भी सुनेंगे, और इस पूरे मामले का भविष्य क्या होने वाला है वो भी इन्होंने बता दिया है। इसके अलावा इस केस में मैंने पिछली ही वीडियो में जो कहा था वो बात भी इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो मसला बड़ा गंभीर है, इसलिए टकटकी लगाकर सुनते जाइए। उधर पश्चिम बंगाल में केंचुआ ने 5 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अमृतकाल में केंद्रीय जांच एजेंसियां किस तरह से भाजपा की भर्ती प्रकोष्ठ बन गई हैं, ये सवाल तो बार बार उठता रहा है। किसी पार्टी के नेताओं को तोड़ना हो तो उनका आगा पीछा चेक करिए, छापेमारी करिए, डराइए, धमकाइए, हड़काइए और फिर वॉशिंग मशीन में कूदा दीजिए। अब इसी मामले में कपिल सिब्बल कहते हैं कि हमने सुना है कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद के यहाँ जब छापा मारा था तो खाली छापा नहीं मारा था, थप्पड़ों मारा था। मगर इस बात पर जरा गौर फरमाइए, संसद के उच्च सदन के सदस्य को जांच अधिकारी झापड़ मारता है। यदि कपिल सिब्बल ने सही सुना है तो भारतीय लोकतंत्र के गर्त में जाने का अंदाजा लगाइए। वो सभा जहां कानून बनते हैं, उस सभा के सदस्य को जांच एजेंसी का यानी ईडी का अधिकारी झापड़ मार मार के भाजपा के लाइन पे लाता है ताकि वो आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चला जाए, क्योंकि कंक्लूजन तो वही है जो हर बार निकलता है। बहरहाल आपके 7 सांसद धनाधन भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, मगर सवाल ये है कि क्या भारत का संविधान ये करने की अनुमति देता है? तो फिर कपिल सिब्बल इस बारे में साफ साफ कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। अब कानून के मामले में देश के सबसे बड़े जानकारों में से एक तो इन्हें माना ही जाता है। इन्होंने स्पष्ट रूप से साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि ये जो हुआ है ये संविधान के खिलाफ है और संविधान के 10th शेड्यूल के खिलाफ है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमने तो सुना था कि 2/3 लोग अलग अलग हो जाएं तो सदस्यता बची रहेगी। तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनते जाइए। कपिल सिब्बल ने जो कहा है वो बता रहा हूँ। इनका कहना है कि हिंदुस्तान में 1985 में 10th शेड्यूल लागू हुआ। ये इसलिए लागू हुआ क्योंकि एक दल से लोग दूसरे दल में जा रहे थे और फिर वहां जाके पद लिया करते थे। तो फिर देश के सांसदों ने सोचा कि संशोधन करके इसको रोकना चाहिए। मतलब ये जो आया राम गया राम हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। जो लोग ऐसा करें उनकी नागरिकता यानी उनकी मेंबरशिप छीन लेनी चाहिए, संसद की वो चली जानी चाहिए। तो इसमें 2 प्रावधान रखे गए। अब जरा पहले क्या होता था ये जान लीजिए, फिर जो बदलाव हुआ संशोधन के माध्यम से उसको समझेंगे तो बात समझ में आएगी। अगर किसी पार्टी में मान लीजिए 99 लोग हैं और उसमें से 1/3 तय करते हैं, ये पहले वाला फार्मूला था कि अगर किसी पार्टी में 99 सदस्य हैं और वो 1/3 उनमें से फैसला कर लें कि हम अलग होने जा रहे हैं तो वो अलग हो सकते थे पहले, लेकिन 1/3 होने चाहिए थे। अब इसके बाद क्या होता था? इसके बाद होता ये था कि पहले शुरुआत में 10 लोग स्प्लिट करते थे। अगर उनके खिलाफ पिटीशन जाती थी कि ये गलत हुआ है तो स्पीकर फैसला नहीं करते थे, क्योंकि स्पीकर भी तो रूलिंग पार्टी का ही होता था। तो 10 के बाद फिर से 10 लोग स्प्लिट करते थे, फिर भी स्पीकर फैसला नहीं करते थे, मामले को टाल देते थे। इसके बाद 13 लोग स्प्लिट कर जाते थे तो संख्या 33 हो गई और स्पीकर कहता था कि चलो भैया अब तो 2/3 हो गया। यानी उन्होंने ये उदाहरण दिया कि पहले ऐसा होता था, स्पीकर की मर्जी से सत्ताधारी दल इस तरह का खेल किया करते थे। जब ये बात बहुत ज्यादा होने लगी, इस तरह के केस बहुत ज्यादा होने लगे, तो फिर देश के सांसदों ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं हो रहा है। तभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया। आगे 1/3 का प्रावधान जो स्प्लिट करने वाला था वो रद्द कर दिया गया, उसको 10th शेड्यूल से निकाल दिया
दिया गया। अब जहां तक बात मर्जर की है तो उसे भी समझिए। अगर मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं कहूं कि मैं बीजेपी में मर्ज हो सकता हूं, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे तो कोई भी उठ के कहीं भी कूदने लगेगा, तुरंत मर्ज कर लेगा। तो संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक दल है उसको फैसला लेना होगा कि हम फला पार्टी के साथ मर्ज कर रहे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी को यह फैसला लेना होगा कि वो बीजेपी के साथ मर्ज कर रही है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर बैठक बुलाकर रिजोल्यूशन पास करके ये तय करना होगा कि हम भाजपा के साथ पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मर्ज करना चाहते हैं। इसके अलावा एक दूसरे तरह का भी मर्जर हो सकता है कि दो पार्टियां आपस में मिल जाएं, दोनों रिजोल्यूशन पास करके जुड़ जाएं और एक नई पार्टी बना लें। तो ऐसे में पहला कदम जो है वो है कि पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल को मर्जर करना होता है। ये तो हो गया पार्टी का मर्जर। अब अगला मर्जर ये है कि संसद सदस्यों का क्या होगा। मान लीजिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में 10 मेंबर हैं यानी सांसद हैं और वो कहें कि पार्टी भले ही किसी अन्य पार्टी के साथ जाकर मिल गई है लेकिन हम तो नहीं जाना चाहते। तो इसके लिए प्रावधान ये है 10th शेड्यूल में कि यदि उस 10 में से 2/3 सांसद राजनीतिक दल के मर्जर के साथ हैं, यानी वो चाहें तो रिजोल्यूशन पास करके अपनी पार्टी के साथ जा सकते हैं जो पार्टी पहले मर्जर कर चुकी है। पार्टी के मर्जर के बाद ही ये जा सकते हैं। लेकिन अगर बाकी के बचे हुए सांसद चाहें कि भाई हम तो इस मर्जर के साथ नहीं हैं, तो फिर वो अलग रह सकते हैं। उनके लिए संसद के स्पीकर एक सेपरेट जगह दे देंगे और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट भी घोषित कर सकते हैं। इसे और आसान भाषा में समझें तो मर्जर पार्टियों का हो सकता है। एक पार्टी संगठनात्मक रूप से दूसरी पार्टी के साथ मर्जर कर सकती है। जहां तक बात सदस्यों की है यानी संसद के सदस्यों की है तो उनके पास दो रास्ते हैं। अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद पार्टी के मर्जर का समर्थन करते हैं तो वो उस पार्टी के सांसद होंगे, और यदि वो चाहते हैं कि नहीं नहीं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम इस मर्जर के साथ नहीं जाएंगे, तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। यानी 2/3 अपनी पार्टी के साथ जा सकते हैं, कम से कम उससे कम होंगे तो नहीं जा पाएंगे। और यदि 2/3 चले गए तो बाकी के 1/3 कहें कि हम तो इस मर्जर के साथ नहीं है, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर सकते हैं। आपको बता दें कि 91वें संविधान संशोधन 2003 में 10वीं अनुसूची के उस प्रावधान को हटा दिया गया जिसमें 1/3 सदस्यों को दल बदल को विभाजन के रूप में मान्यता दी गई थी। अब किसी भी दल बदल को अमान्य माना जाता है जब तक कि पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य विलय न करें। ध्यान रखिएगा, पार्टी के सदस्यों की बात हो रही है, किसी सदन के सदस्य की नहीं। कपिल सिब्बल ने बाकायदा संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ पढ़ के सुनाया कि किस तरीके से क्या संभव है जो संविधान में लिखा हुआ है। यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज करे तब सदस्य मर्ज कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट वो नहीं कर सकते। कुल मिलाकर कपिल सिब्बल के अनुसार पहले पॉलिटिकल पार्टी का मर्ज होगा तब जाकर सदस्यों का होगा। कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये जो हुआ है ये सीधे सीधे 10th शेड्यूल के खिलाफ है। सरकार के पास बड़े अच्छे अच्छे वकील हैं, बहस भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद है सरकार ने यानी भाजपा ने उनसे भी पूछा होगा। अब इसमें कानून का कोई लेन देन नहीं रह गया है, इसमें राजनीति का लेन देन। भाजपा की सारी राजनीति आज उस मुकाम पर है जहां पर असंवैधानिक काम हिंदुस्तान के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो सब 2014 के बाद से हो रहा है। चुनी हुई सरकारों को गिरा दो, यही काम महाराष्ट्र में किया गया, शिवसेना के साथ हुआ, मान्यता दे दी गई। 2014 के बाद से देश में राजनीतिक दल असंवैधानिक काम करते हैं। चेयरमैन जो स्पीकर होते हैं असेंबली के वो भी असंवैधानिक काम करते हैं क्योंकि वो खुद ही राजनीतिक दल के नुमाइंदे होते हैं, तो उनके इशारे पर सब कुछ कर देते हैं। कोर्ट फैसले नहीं करती। ध्यान से सुनिएगा, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अदालतें ऐसे मामलों में फैसला ही नहीं देती, सालों साल लटका के रखती हैं। और फिर हमसे कहा जाता है कि आप बयान क्यों दे रहे हैं। मीडिया की अपनी अलग ही राजनीति है, ये भी राजनीति का शिकार है। जो नहीं दिखाना चाहिए उसे दिन रात दिखाते हैं, जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाया जाता। मीडिया का काम भी सत्ता को मजबूत करना हो गया है, लोगों को तोड़ना, मजबूर करना। और जो लोग अभी भाजपा में गए हैं इनके पीछे भी ईडी लगाई गई थी। सिब्बल कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, इन लोगों के पास ईडी पहुंची थी, मैंने सुना है कि थप्पड़ भी मारे थे, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है, लेकिन सुनने में आया। अब सवाल यह है कि जब बिजनेसमैन मेंबर बनाया जाएगा तो उसको तो अपना धंधा चलाना है, धंधा चलाएगा तो ईडी पहुंचेगी, ईडी पहुंचेगी तो दल बदल होगा। यही पॉलिटिकल इक्वेशन है। धंधा करके पार्लियामेंट में आओ, पार्लियामेंट के बाद धंधा करो, धंधा बढ़ाओ, धंधा बढ़ाओगे तो ईडी जाएगी या सीबीआई पहुंचेगी, इसके बाद आप पार्टी बदल दो तब धंधा करो। यही है राजनीतिक षड्यंत्र। अब याद करिए, अभी पिछली ही वीडियो में इसमें मैंने इसी बात पर विस्तृत चर्चा किया था, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। बताया था कि कैसे आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां विचारधाराहीन लोगों को बड़े बड़े पद दे दिए, ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठा दिया जिनकी न कोई विचारधारा है
और न ही मजबूत नैतिकता। जो विशुद्ध रूप से व्यापारी है, और व्यापारी आदमी कभी भी किसी पार्टी के लिए, किसी विचारधारा के लिए लड़ने नहीं जाएगा। वो झापड़ और डंडा खाने नहीं जाएगा, जेल में सड़ने भी नहीं जाएगा। बाकी पैसे वालों को, व्यापारियों को बड़े बड़े पद कैसे मिल जाते हैं ये बताने की जरूरत तो है नहीं। सिब्बल कहते हैं कि भाजपा के लोगों के लिए एक म्यूजियम बना देना चाहिए ताकि रिकॉर्ड रहे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कैसी कैसी धांधलीबाजियां किया था। हिंदुस्तान में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो ये लोग कर रहे हैं, और इसके बाद जाकर भाषण भी देते हैं, दीदी ओ दीदी करते हैं, चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखते हैं, उससे जो चाहे करवा लेते हैं। सिब्बल कहते हैं कि मैं ज्योतिष तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी भविष्यवाणी कर देता हूं, शर्त लगा के बोल देता हूं कि आम आदमी पार्टी के बाकी के जो सदस्य बचे हैं राज्यसभा में, वो चेयरमैन के पास जाएंगे, उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा चेयरमैन द्वारा। मामला जब अदालत में जाएगा, पिटीशन फाइल होगी तो सुनवाई नहीं होगी। दूसरा पक्ष कहेगा कि हमें जवाब देना है, उस पर महीनों लग जाएंगे। कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट कहेगी कि राज्यसभा के चेयरमैन के पास मामला पेंडिंग है, हम क्या कर सकते हैं। यानी चेयरमैन एक्सेप्ट कर लेंगे और रोक के रखेंगे। फिर बात अदालत में जाएगी तो अदालत कहेगी कि मामला चेयरमैन के पास पेंडिंग है, हम कुछ कर नहीं सकते। वहां से फाइनल हो तब तो हम कुछ करेंगे, अभी कर दिया तो असंवैधानिक हो जाएगा। तो उस पर महीनों तक बहस होगी, डेट लगती रहेगी। फिर चेयरमैन से कहा जाएगा कि फैसला जल्दी करिए। चेयरमैन थोड़ा बहुत हाँ हूँ करके फिर फैसला कर देंगे, तो फिर फैसला भी उन्हीं के पक्ष में जाएगा, क्योंकि वो खुद तो मानेंगे नहीं कि हमसे गलती हुई थी। यानी राज्यसभा के चेयरमैन भी तो भाजपा से आए हैं, फैसला उन्हीं के पक्ष में जाएगा। फिर पिटीशन जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा पहले हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट जाएंगे तो 6 हफ्ते का जवाब देने का समय दिया जाएगा। फिर हाई कोर्ट कहेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, इसे जरूर सुनेंगे, और वो सुनवाई कभी नहीं होगी। महीनों महीनों उसको टाला जाएगा। अगर हो भी गई तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब तक 4 साल बीत जाएगा। 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हम जल्दी जल्दी सुनेंगे, फिर 5 साल बीत जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। या फिर इसी बीच पंजाब में लोगों को तोड़ लिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि वहां पे भी सरकार गिरा दी जाए और फिर दोबारा इन्हीं लोगों को चुनाव लड़वा के फिर से चुनकर वापस भेज दिया जाए। तो फिर कहेंगे कि अब डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, हम तो दोबारा चुन के आ गए। यानी कपिल सिब्बल ने ये पूरी कहानी जो बताया है, ये कोई कल्पनाओं की कहानी नहीं है। अरे ये वही है जो महाराष्ट्र में हुआ था। याद करिए, पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और महाराष्ट्र के उस वक्त के राज्यपाल तथा विधानसभा के स्पीकर, इन सब की चक्कर घिन्नी ने किस तरीके से पूरे देश की राजनीति को बदनाम कर दिया, पूरे लोकतंत्र की खटिया खड़ी कर दिया। देश के सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज बार बार स्पीकर से कहते रहे कि फैसला करो, लेट मत करो, और स्पीकर के कानों में जूं नहीं रेंगती थी। इस मामले को टालते टालते इतना लंबा खींचा गया सुप्रीम कोर्ट और भाजपाई सिस्टम द्वारा कि महाराष्ट्र में अगला चुनाव आ गया और फिर वहां पर भाजपा की सरकार बन गई। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यही है कि आम आदमी पार्टी के इन 7 सांसदों ने भले ही गैरकानूनी काम किया हो, यानी असंवैधानिक कार्य किया हो, भले ही संविधान इसकी अनुमति न देता हो, सवाल यह है ही नहीं कि संविधान इसकी अनुमति देता है कि नहीं, सवाल यह है कि अब देश में संविधान मान्यता रखता है कि नहीं। क्योंकि संविधान तो महाराष्ट्र के मामले में था ही, छुट्टी पर तो गया नहीं था। क्या हुआ? वही हुआ जो भाजपा चाहती थी, गुजराती जोड़ी की इच्छा थी। पूर्व चीफ जस्टिस के घर जाके प्रधानमंत्री का घंटी बजाना और गणेश आरती करना, याद है कि नहीं? कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भारत की राजनीति में इतनी गिरावट आ चुकी है कि इसका सुधार नहीं है। और मीडिया वालों से इन्होंने कहा कि सुधार तो यही हो सकता है कि आप लोग सही काम करो, जो स्टोरी चलानी चाहिए वो चलाओ, देश को बचाना हम सबका कर्तव्य है, आपके भी बच्चे हैं, भविष्य है। ऐसे ही चलता रहा तो हिंदुस्तान का भविष्य खराब होगा, और हिंदुस्तान का भविष्य खराब होगा तो आपका भी खराब होगा। तो कुल मिलाकर वर्तमान हालात यही है कि भले ही ये काम असंवैधानिक हुआ हो, लेकिन तमाम सिस्टम द्वारा इसकी वैधानिकता की जांच में इतना लंबा समय लगा दिया जाएगा कि न्याय और अन्याय में फिर कोई फर्क नहीं बचेगा। उधर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 5 अफसरों को निलंबित कर दिया है। इन पर निष्पक्षता बनाए रखने में गंभीर कदाचार और विफलता का आरोप लगाया गया है और 5 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। उधर टीएमसी नेता और सांसद महुआ मोइत्रा सीआरपीएफ से पूछ रही हैं कि कुछ विशेष अधिकारियों को विशेष जगहों पर क्यों तैनात किया जा रहा है। इन्होंने लिखा है कि जब बाकी सभी एसएनओ द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं तो फिर नीलकमल भारद्वाज को ही कोलकाता भवानीपुर का एसएनओ क्यों बनाया गया है। उन्हें आईपीएस लॉबी ने नंदीग्राम में पहले चरण के लिए नियुक्त किया था। हम सब पर नजर रख रहे हैं। वैसे आपको याद दिला दें, हाल ही में जब केंद्र सरकार ने सीएपीएफ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलते हुए कानून बनाया, आरोप लगा कि बड़े बड़े पद आईपीएस को दिए जा रहे हैं, तो लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चुनाव के दौरान यही सशस्त्र बल ड्यूटी में होते हैं। उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करने के लिए पुलिस के अफसरों को, यानी आईपीएस अफसरों को वहां बिठाना जरूरी है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।